हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को अपने विषय आत्मकथा आप हुदरी के साथ। आप हुदरी एक ऐसी जिद्दी लड़की की कहानी जो पितृसत्तात्मक समाज का विद्रोह करती है, जो हर उस मान्यता और मर्यादा का विद्रोह करती है जो एक स्त्री को बंधन में बांधती है, और वह लड़की है रमणिका गुप्ता। देखिए, अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से रमणिका गुप्ता ने स्त्री जीवन के कई पहलुओं को उजागर किया। बड़े परिवारों में पैदा होने के बाद भी स्त्री के साथ कितना यौन शोषण हो सकता है, एक इसका जो सबसे बड़ा पहलू है वही यही निकल कर आता है। आप जानते हैं, जिस समय ये आत्मकथा लिखी गई हमारे भारत में सामंतीवादी जमींदारी प्रथा बहुत थी और कितने बड़े बड़े जमींदारों के परिवार यहाँ पर थे। किंतु देखिए, कहते हैं जितना ऊंचा नाम था उतने ऊंचे काम नहीं थे। यहाँ पर एक लड़की है रमणिका गुप्ता जो बहुत बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखती है, संबंध रखती है, किंतु फिर भी यौन शोषण से नहीं बच पाती। और यही कथा कहती है उनकी ये आत्मकथा, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि हाँ, बड़े परिवारों में पैदा होने के बावजूद भी यह ज़रूरी नहीं कि एक स्त्री क्या है, सुरक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप हुदरी उपभाग 46 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी प्रेम यात्रा। देखिए, पहला प्रेम इनका कौन था, हमीद था। अब दूसरी प्रेम यात्रा यहाँ पर जिसमें प्रकाश का उन्होंने जिक्र पहले भी अपनी आत्मकथा में किया था, हमने आपको बताया था, वही प्रकाश का जिक्र अब वो इस उपभाग के माध्यम से करेंगी। 30 जनवरी 1948 गांधी जी को गोली मारने की खबर आई। देखिए, आप जानते हैं इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, जगह जगह दंगे फैले हुए थे। उन्होंने अपने आत्मकथा के माध्यम से ये बताया कि क्या परिस्थितियां उस समय थी, क्या स्थिति लोगों की उस समय थी, जनता के ऊपर क्या बीत रही थी, सबका जिक्र वो पहले कर चुकी हैं। तो 30 जनवरी को एक खबर आती है उड़ती उड़ती 1948 के महात्मा गांधी को क्या है, किसी ने गोली मार दी। उस समय में कैंप में थी, सड़कें सूनी हो गई। आप जानते हैं कि इतने बड़े वो एक व्यक्तित्व के जो है महात्मा गांधी थे, जैसे उनकी गोली लगने की खबर आई, जो सड़कें थी सब क्या हो गई, सूनी हो गई। जगह जगह बातें बन रही थी कि किसने गोली मारी और क्यों गोली मारी। सब सुनकर सन्न रह गए। जो कुछ समय पहले तक महात्मा गांधी को गाली दे रहे थे, वह भी इस खबर को सुन के क्या है, अचंभित हो गए। मैं सब लोगों को सुबकते हुए देख रही थी और उनको सुबकते हुए या रोते हुए देख मैं भी रोने लगी। मैं कैंप से रोती हुई घर वापस पहुंची तो देखा मेरे मामा जी ने भी यह खबर सुनकर अपना जो दफ्तर है वह बंद कर दिया। आप जानते हैं इस समय मामा के घर पर रह रही थी और यहीं से रिफ्यूजी कैंप जाती थी। मामा का पूरा परिवार भी यह सुनकर अचंभित हो गया। सब कर्मचारी दिल्ली जाने की योजना बनाने लगे कि महात्मा गांधी का जो अंतिम संस्कार होगा उसमें शामिल होने के लिए सब ने प्रण किया कि हम भी दिल्ली जाएंगे। और ये इस समय कहाँ थे, अम्बाला में। मामा का पूरा परिवार भी साथ चला। मामी ने ढेर सारा खाना बनाकर रख लिया था कि कहीं रास्ते में भूख लगे तो खा लिया जाएगा। मामा ने साथ वाले जितने भी जो कर्मचारी थे सबके लिए खाने का इंतजाम कर लिया था। सब सो गए, रात हो चली और हम सब किस्मत एक ट्रक में भरकर जा रहे थे। मेरी अचानक आंख खुली और ट्रक में देखा मैंने कि सब सो रहे हैं, किंतु एक ऐसी आंख है, दो आंखें ऐसी है जो मुझे लगातार देखे जा रही है। टकाटक मुझे वह आंखें देख रही हैं। मैं बार बार उधर देखती उन आंखों को और फिर आंखें झुका लेती, और यही सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। एक जगह ट्रक रुका, सब उतरे, सबने हाथ मुंह धोए, निवृत्त हुए और कुछ खाना पीना शुरू किया। और यह आंखें थी वेद प्रकाश एक अधिकारी की, और जो कौन थे, मेरे जो मामा हैं उनके एक अधिकारी थे। तो किसकी आंखें थी, वेद प्रकाश की आंखें थी। ये वही प्रकाश है जिसका जिक्र हम पहले आत्मकथा के माध्यम से आपके सामने कर चुके हैं। यह आंख मिचौनी यूं ही चलती रही। मामा ने पूछा वेद प्रकाश से, कोई कष्ट तो नहीं है मिस्टर प्रकाश? तब जाकर मुझे पता चला, अच्छा, इन महाशय का नाम प्रकाश है जो इतनी देर से मुझे घूरे जा रहे हैं या प्यार का एहसास करा रहे हैं। जी नहीं, मैं मजे में हूँ, आप चिंता ना करिए। तब मुझे पता लगा कि प्रकाश नाम है। सब सो रहे थे, दिन निकल आया था, किंतु रात की थकावट थी तो सब ट्रक में सो रहे थे। प्रकाश ने हाथ मेरी ओर बढ़ाया, मेरे हाथ को दबाया
और मुझे क्या है, अचानक से एक लहर महसूस हुई, अपने कंपन महसूस हुए अपने शरीर में, और मैंने भी फिर उसके हाथ को अपने हाथ से दबा लिया। दोनों तरफ का ये प्यार था, एक तरफ से इकरारनामा नहीं था, ये दोनों तरफ से ही इकरारनामा था, मेरी तरफ से भी। दिल्ली हम पहुंचे तो देखा दिल्ली में क्या है, अपार भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह ना थी। स्त्रियों को भीड़ में जाने से मना किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि भीड़ में अक्सर जो मनचले होते हैं, स्त्रियों का जो है, स्त्रियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, गलत जगह पर हाथ लगाने का प्रयास करते हैं। दो वह दाह संस्कार के कारण जो दिल्ली की सड़कें थी, महात्मा गांधी का दाह संस्कार होना था, जिस कारण क्या था, दिल्ली की सारी सड़कें जाम थी। प्रकाश मुझे भीड़ से निकाल कर ले गया, और कहाँ ले गया, और मेरी मामी को वहाँ ले गया जहाँ पर चिता में आग लगाई जा रही थी। भीड़ में उसने मेरी और मेरी मामी की बहुत मदद की। मैं चिता के पास पहुँच गई। लोग पूछ रहे थे जब मैं चिता के पास पहुंची कि किसने किया। गृह मंत्रालय उस समय कहाँ था जब महात्मा गांधी को गोली लगी। पुलिस उस समय क्या कर रही थी, इनकी सुरक्षा का इंतजाम क्यों ना हुआ। और यही मेरी दूसरी प्रेम की एक यात्रा रही जिसमें प्रकाश मेरे साथ था। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं उपभाग 47 की ओर। निजात की मुहिम। निजात मतलब किसी चीज़ से छुटकारा वो यहाँ पर पाना चाहती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे वो वर्णन करती हैं कि निजात की मुहिम। चिता की भस्म पाकर मैं संतोष से भर गई। महात्मा गांधी की जो चिता है उसमें जो राख बची थी उसको पाकर ये क्या कहती है, मैं संतोष से भर गई। मेरी अतृप्त आत्मा यहाँ पर तृप्त हो गई। प्रकाश का आभार था मुझ पर बहुत। क्यों? क्योंकि वही भीड़ से निकालकर मुझे वहाँ तक ले गया, वरना वहाँ पहुँचना नामुमकिन था। दिल्ली से लौटते समय हम सब एक साथ थे, और मैं प्रकाश के साथ उसके ही बगल में बैठी थी, और रात में एक दूसरे का हाथ दबाते, पाँव मैं फैला देती। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक आलिंगनबद्ध जो है हरकतें शुरू हो गई है। क्या कि रात के समय क्या हुआ, पहले उसने मेरा हाथ दबाया, फिर मैंने उसका हाथ दबाया। मैं अपने पाँवों को फैला देती और वह मेरे पैरों को सहलाने लग जाता। उसने सबसे बचकर मुझे चूम लिया। जब सब सो गए तो अचानक से क्या किया, प्रकाश ने मुझे पकड़ा और मुझे चूम लिया, और मैं एकदम से सहम गई। मास्टर जो है, केवल अचानक से उसे मास्टर की याद आ जाती है कि मास्टर केवल योनि से मेरी खेलता था, उसके अलावा उसने कभी मेरे जिस्म को छूने का जो है प्रयास नहीं किया। कभी उसने मुझे सहलाना नहीं चाहा। वह सदैव क्योंकि वह सदैव क्या था, मास्टर जल्दी में रहता था। मुझे उसके चेहरे से सख्त नफरत थी। बस हमीद ने ही विदाई के समय मुझे चूमा था और उससे मुझे स्नेह हो गया था, और उसी स्नेह के लिए अभी तक मैं तड़प रही थी। और वह स्नेह मैंने पाया कहाँ, प्रकाश के द्वारा। उस दिन हमीद की आंखों में मुझे पहली बार प्यार नजर आया था जब उसने मुझे चूमा था। वही प्यार प्रकाश की आंखों में मुझे नजर आया। संतोष और सब्र इससे मुझे प्राप्त हुआ। 1 फरवरी हम अम्बाला वापस लौट आए थे। दिल्ली से वापस आ गए थे हम अम्बाला चिता को, जब उनका दाह संस्कार हो गया था उसके बाद। ट्रक से उतरते समय प्रकाश ने मुझे एक चिट थमाई मेरे हाथ में, और उसमें लिखा था, मैं कार्यालय के कमरे के पीछे पार्टीशन वाले रूम में ही रहता हूँ। वहाँ मेरे मामा का एक दफ्तर था, उस दफ्तर के पीछे ही इसका क्या था, कमरा था प्रकाश का। प्रकाश अपना खाना स्वयं बनाता था। यह कुछ अजीब लगा मुझे, क्योंकि सामंती परिवारों में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मर्द खाना बनाएगा तो वह नौकर कहलाएगा, किंतु जो मर्द थे सामंती परिवारों के, वो यह सब नहीं करते थे। तो इसलिए प्रकाश को जब मैंने खाना बनाते देखा तो मैं बहुत स्तब्ध रह गई। मैं गई उसके दफ्तर में एक दिन दोपहर को। वह दरवाज़ा खोले मेरे इंतजार में बैठा था, और अचानक से जैसे ही मैं अंदर घुसी उसने क्या किया, भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी प्रकाश ने मुझसे पूछा, चाय पियेंगी आप? मैं डरी हुई थी उसे देखकर, और यह सोचकर कि कोई मुझे यहाँ पर देख न ले। नहीं, कोई देख लेगा, मैंने कहा। प्रकाश ने कहा, कोई नहीं देखेगा। उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं अवश हो गई, मेरा जो कंट्रोल है मेरे ऊपर से खो गया। अब फिर मैंने कहा, अब मुझे जाने दीजिए। उसने जैसे ही मैं जाने को ही मेरे होंठ पर चुंबन लिया, जो अभी तक अछूते थे। मास्टर ने कभी मेरे होठों को छूने का प्रयास नहीं किया, और कभी किया तो मैंने उसे छूने नहीं दिया। उस दिन के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन आया
ने जो आया होती है, घर में जो काम करती है, बच्चों को संभालती है, उसने मेरे मामा और मामी को मेरे और प्रकाश के बारे में बता दिया, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था उसके दफ्तर में जाते हुए। उस दिन से मामी क्या है सदैव मेरे ऊपर नज़र रखने लग जाती। मैं और प्रकाश दोनों आपस में क्या है शादी करना चाहते थे। हम एक दिन चुंबन में होठों पर व्यस्त थे, तभी एक बाह ने मुझे पकड़कर खींचा। तभी मैं समझ गई ये बाह तो किसकी है, मास्टर की है। बीबी के पास वह मतलब अर्थात मेरी माँ के पास खींचकर वह मुझे ले गया और वहाँ जाकर सारी जो वारदात है उसके बारे में मेरी बीबी को बता दिया। लीजिए उसी के पास से पकड़ कर लाया हूँ, वह प्रकाश जो एक आम परिवार का लड़का है। बीबी ने मुझे बहुत मार लगाई, किंतु मैंने जो है अपना जो निर्णय लिया था कि प्रकाश से शादी ही करूंगी, मैं उसको नहीं बदला। मैंने बीबी से कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो प्रकाश से ही करूंगी, वरना किसी और से नहीं करूंगी। मेरी चीखें प्रकाश सुन रहा था जब मैं पिटते हुए चिल्ला रही थी। मैं उस परिवार से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बीबी ने मास्टर को पहरेदार बना दिया ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। तो यहाँ पे वो निजात पाना चाहती हैं। निजात से जो आप जानते मुक्ति पाना चाहती है, किससे पाना चाहती हैं, तो मास्टर से और इस परिवार से जिसमें क्या है मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 48 की ओर। कोई बंदिश ना लगाई जाए। मेरा आईए का सर्टिफिकेट आ गया। माँ ने मेरे लिए लड़का भी खोजना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने माँ को पहले ही बोल दिया था अगर शादी करूंगी तो प्रकाश के साथ करूंगी, किंतु माँ नहीं मानी और लड़के की खोज में लग गई। मैं विवाह करूंगी तो प्रकाश से। एक दिन सवाल उठा कि मुझे पढ़ने कहाँ भेजा जाए, क्योंकि मेरी माँ चिंतित थी कि मैं प्रकाश से दोबारा ना मिलूं, इसलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए दूर कहीं का सोचा। अम्बाला पास था पटियाला से, किंतु माँ भेजना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहीं रहता था। हॉस्टल मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। कॉलेज जाने के लिए जो है तैयारी हुई कि कॉलेज भेजेंगे, किंतु उससे पहले मेरी माँ ने मुझसे वादा किया कि ठीक है कॉलेज हम भेज देंगे, किंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी प्रकाश से शादी नहीं करोगी, बोलो। तो इस जिद को खत्म करने के लिए माँ ने शर्त रखी। मैंने कहा, बाप मेरे पिताजी ने कहा ठीक है तुम हाँ कर दो। मैंने हाँ कर दी और मेरा कॉलेज में जो है एडमिशन हो गया। पापा जी के कहने पर मैंने हाँ भर दी कि ठीक है मैं प्रकाश से शादी नहीं करूँगी। हालांकि शायद मेरी माँ अंदर अंदर ये जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर शायद वे जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या मैं सामंती अहम जीत पाई? जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं यही सोच रही थी बैठकर, क्या जो एक अहम होता है सामंतवादी परिवारों के सदस्यों में, उसे मैं जीत पाई जो मैं यहाँ तक आई। मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं कॉलेज गई। अभिनय और नृत्य में मैं माहिर थी। कॉलेज में मेरी इस वजह से क्या है चर्चा हो गई और मैं बहुत पॉपुलर या चर्चित अपने कॉलेज में हो गई। लड़कियां मेरी फैन बन गई जब उन्होंने मेरे इन गुणों के बारे में जाना कि मैं अभिनय करती हूँ, नृत्य करती हूँ। प्रिंसिपल मिस सेन ने एक दिन मुझे बुलाया और मुझसे पूछा प्रकाश कौन है। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं उसे पत्र लिखती थी और वो पत्र जो प्रकाश ने मुझे भेजा मिस सेन के हाथ लग गया। मैंने कहा वह मेरा लवर है, मेरा फियांसे है, मैं उससे विवाह करूंगी। तब मुझसे प्रिंसिपल मिस सेन ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप की रजामंदी है? जिस पर मैंने कहा कि मेरा फैसला है, माँ बाप से पूछकर मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बालिग हूँ। आप समाचार पत्राचार की इजाज़त नहीं देंगी तो मैं चोरी से लिखूंगी। यहाँ पर मिस सेन ने मुझे धमकी दी अगर तुम पत्राचार करोगी तो मैं नहीं करने दूंगी जब तक तुम्हारे माँ बाप रजामंदी नहीं देंगे। तो मैंने जवाब दिया कि मैं चोरी से पत्राचार करूंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। ठीक है मैं तुम्हें पत्राचार करने दूंगी, पर पहले तुम अपने माता पिता से इस बारे में बात करो। कुछ दिन बाद मैंने पिताजी को जो पत्र लिखा उसका जो है जवाब आया कि मेरी बेटी जिससे चाहे पत्राचार कर सकती है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, वह कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जिससे मेरी इज्जत पर आँच आए। और मैं यह पढ़कर रोने लगी कि मेरे पिताजी को मेरे ऊपर कितना भरोसा है। मिस सेन भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा ठीक है तुम प्रकाश को पत्र अब लिख सकती हो। उपभाग 49। क्या सच को मैं झूठ कहूँ? यहाँ पर एक ऐसी वारदात होती है कि रमणिका गुप्ता सोच में पड़ जाती है, क्या जो सच है उसको मैं झूठ बताकर जो प्रकाश है उसके सामने लाऊं? तो यहाँ पर वो एक असमंजस में है। मैंने पत्र प्रकाश को लिख भेजा। उसका
भी पत्राचार क्या है मेरे साथ जारी रहा। मैं लुधियाना, एक दिन एक पत्र आया प्रकाश का जिसमें लिखा था, मैं लुधियाना आ रहा हूँ और वहीं रुकूंगा हॉस्टल में। तुम्हारे घर का मास्टर मुझसे मिलने आया था। यह पढ़कर मेरा अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पत्र में लिखा था, जो प्रकाश का जो पत्र था उसमें मास्टर का जिक्र किया गया कि एक दिन मुझसे मिलने तुम्हारे घर का जो मास्टर है पूरनचंद वह आया था। और यह सुनकर उसका जो अतीत है रमणिका गुप्ता का उसके सामने आ गया। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप, ये एक ऐसा अतीत था जिससे वह अब तक जूझ रही थी। बचपन से लेकर अब तक वो घटनाएं जो यौन शोषण की उसके साथ हुई वह उन्हें नहीं भुला पा रही थी। और वही अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ जिससे मुझे घृणा थी। क्या मैं सच को झूठ कहूँ? अब यहाँ पर जो मेरा मन है, मेरा विवेक है, मेरी बुद्धि है, वो असमंजस में पड़ गई कि जब मुझे प्रकाश मिलेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी। क्या जो सच है उसे झूठ बोलकर मैं उसके सामने प्रस्तुत करूँ? क्या मास्टर के बारे में मैं उसे सच बताऊँ या झूठ बताऊँ? तो यही उपभाग का नाम है, क्या सच को मैं झूठ कहूँ। मास्टर के साथ जो हुआ वह मेरी सहभागिता से नहीं हुआ था। मैं उससे असहमत थी, किंतु बचपन में एक मेरे मन में जो डर था उसके कारण मैं कभी इन जो बातों को अपने साथ होने से नहीं रोक पाई। मैं नहीं रोक पाई मास्टर को अपने साथ कुछ गलत करने से। अगर और उसने क्या है, सदैव मुझे ब्लैकमेल ही किया और उस समय भी एक पत्र के बहाने ही वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने अपने बचाव में यह सब किया था कि मुझे मेरी माँ से मार ना पड़े। इस वजह से मास्टर मेरा यौन शोषण करता था और मैं करवाती रही। मार से बचने के डर से अगर एक बच्चा ये सब करे तो इसमें जरूरी नहीं कि बच्चे की ही गलती है। हर बात को सोचने का एक अलग एंगल होता है, तो अलग नज़रिए से भी बातों को सोचा जा सकता है। ये सब मेरे मन मस्तिष्क में घूम रहा था। मैं मास्टर के खिलाफ पहली बार खड़ी हुई कब? जब उसने मुझसे कहा कि पापा और बीबी जी को तुम्हारे बारे में बता दूं। तो मैंने कहा कि हाँ जा बता दे, अब मैं तुझसे नहीं डरती। और यह सब किस प्रकार आया मेरे अंदर? प्रकाश के मेरे जीवन में आने के बाद ही आया। जब मैंने सोच लिया कि मैं प्रकाश से ही विवाह करूंगी तब ये सब बातें मेरे मन में आई। पर मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे प्रकाश मिलेगा तो मैं उसे सच ही बताऊंगी, चाहे जो भी हो। उपभाग 50, दोहरी जिंदगी। देखिए, डबल लाइफ के बारे में यहाँ पे चर्चा वो करने जा रही हैं कि एक लड़की किस प्रकार दोहरी जिंदगी जी रही थी, उसके बारे में यहाँ पर वो बताने जा रही हैं। अगर प्रकाश ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? आप जानते हैं, वो बेइंतहा मोहब्बत इस समय प्रकाश से करती हैं। तो वह इस डर में थी कि मास्टर की बातों को सुनकर अगर प्रकाश ने मुझे ठुकरा दिया तो क्या होगा। मैं मास्टर से निजात पाना चाहती हूँ और उसे मैं समझाऊंगी कि मास्टर ने सदैव ही मेरे साथ गलत किया। मेरे मना करने के बाद भी वह मुझे इन सब चीज़ों के लिए उकसाता था। मैं आतंकित थी कि कहीं प्रकाश मुझे छोड़ ना दे। क्यों नहीं बताया? अगर वो मुझसे सवाल जवाब करने लगा, तर्क वितर्क हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर वो मुझसे पूछेगा तुमने क्यों नहीं बताया अपने परिवार वालों को, कमरे के पास ही क्या था, तुम्हारे माँ और पिताजी का कमरा था, तुमने चिल्लाई क्यों नहीं ताकि उन्हें सुनाई दे जाए? क्या कारण था? इतने दिन हो गए जो एक दिन भी तुमने बताने की नहीं सोची। मास्टर का किया हुआ बाद में मुझे अच्छा लगता था, ये मैं कैसे बताऊं। मास्टर पहले तो मेरा यौन शोषण करता था, किंतु धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गई और उसका यही शोषण मुझे क्या है अब अच्छा लगने लगा। मैं किस प्रकार जो प्रकाश है उसके सामने बातें अपनी रखूंगी। वह कैसे मेरे भीतर के वहशी औरत को जगाता था, इसका जिक्र मैं कैसे करूं कि जब मैं उसे मारती थी, पीटती थी, इन सब चीज़ों से निजात पाना चाहती थी तो बैठा बैठा मेरे ऊपर हंसता था। वह मेरी मजबूरी का किस प्रकार फ़ायदा उठाता था, ये मैं कैसे बताऊंगी प्रकाश को। वह कैसे मेरे भीतर की वहशी औरत को जगाता था, कैसे बताऊं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और वह हंसता जाता। मैं अक्सर उसे मारती, पीटती, थप्पड़ उसके मारती, कभी कभार तो मैं चप्पलों से भी उसे मारती, किंतु वह नहीं मानता। जिस दिन महात्मा गांधी के एक अनशन पे थे तब भी मैंने उससे कहा था कि आज ये क्या है, पवित्र दिन है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद आर्य समाजी वो थे, उनकी सौगंध भी मैंने मास्टर को दी, किंतु मास्टर ने कभी नहीं माना और सदैव वह मेरी मजबूरी पर हंसता रहता था। वह मार खाकर भी चुप रहता और हंसता जाता और उसकी यही दरिंदगी
से मुझे घृणा हो गई थी, मुझे नफरत हो गई थी अपने एक स्त्री होने पर। मैं अक्सर ये सोचती थी कि क्यों मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है और क्यों ये मास्टर मेरे साथ ये कब कर रहा है, और एक दोहरा जीवन में जी रही थी। क्यों? क्योंकि ना तो मैं अपने माँ बाप को बता सकती थी, सुबह स्कूल जाते समय मैं अपनी सहेलियों से मिलती थी, उनके साथ मुझे जो साधारण नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी तरह मैं उनके साथ व्यवहार करती थी, अपने परिवार के साथ मैं ऐसे व्यवहार करती थी कि जैसे कुछ नहीं हुआ। और रात को मास्टर के साथ मुझे ये सब करना पड़ता था। मैं इंतज़ार करती थी कि मास्टर कब आए और कब मेरे बदन को दोबारा छुए। तो एक डबल स्टैंडर्ड जो मेरी लाइफ का बन चुका था कि सुबह के समय या दिन के समय मैं एक अलग रमणा थी और रात के समय एक अलग अलग रमणा। और इसी प्रकार क्या है, मेरी ये दोहरी जिंदगी चलती रही। तो इस कक्षा के माध्यम से हमने आज 5 विभाग पूर्ण कर लिए हैं। देखिए, जो आत्मकथा है इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक स्त्री पर क्या बीतती होगी जब उसका इस प्रकार से शोषण किया जाता है, वो भी उस उम्र में जब वह एक बालिका होती है, जब गुड़िया से खेलने का समय होता है। तो देखिए उसके तन बदन से किस प्रकार गुड़िया बनाकर उससे ही खेला जा रहा था। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।